हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएएस पीसीएस भैया। आज हम लोग शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का दूसरा पार्ट्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? द कैबिनेट मिशंस प्लान के द्वारा। कब आया था कैबिनेट मिशंस? द 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कौन से प्लान के द्वारा? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो आया था उसके द्वारा। The Constitution of the India was prepared by the Constituent Assembly, which was the constituted by the Cabinet Mission Plan 1946। जो अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। जो अपने हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उनके द्वारा अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था किस कौन से प्लान में? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसमें टोटल वोमेन के मेंबर कितने थे? तो 15 थे। मतलब महिलाओं की संख्या टोटल कितनी थी? तो 15 थी। फर्स्ट मीटिंग कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 में। जो कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका पहला मीटिंग कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 में। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया हैं, वही थे, जो कि बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। तो कौन थे परमानेंट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोटल सेशन कितना हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाया गया, पहला मीटिंग जैसे हुआ ना कि 9 दिसंबर 1946 को, तो ऐसे इनका जैसे पहला मीटिंग हुआ था, टोटल कितना हुआ टोटल सेशन? तो टोटल 11 सेशन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्टेड ऑन, मतलब टोटल 11 सेशन के बाद जब ये हो गया तो अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस कब एडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। अभी जो बन के तैयार हो गया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और इसमें पार्शियली अडॉप्ट किया गया था और फुली किया गया था तो 26 जनवरी 1950 में। फाइनल मीटिंग कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 में। यानी 24 जनवरी को जो जिस समय जब अपना फ्रीडम हुआ था, आज़ाद हुआ था अपना इंडिया 1947 में, तो वहाँ से क्या हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को पार्सली अडॉप्ट किया, मतलब कुछ कुछ आर्टिकल्स को अडॉप्ट किए गए थे अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को। बस जब फाइनल मीटिंग होता है, फाइनल रीडिंग हो जाता है, फाइनल मीटिंग होता है 24 जनवरी 1950 में, के बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे तरह से ऑल ओवर इंडिया में फुल कॉन्स्टिट्यूशंस अपने इंडिया का है जो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था क्या, तो 26 नवंबर 1949 को, और फाइनल मीटिंग हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और बोलेगा कि पूरे तरह से ऑल ओवर इंडिया में कब अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और पार्शियली अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और तो पहला मीटिंग कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1946 को। टोटल 11 सेशन हुए थे। महिलाओं की संख्या 15 थी, और किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, और फाइनल मीटिंग 24 जनवरी और 1950 को। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए गए थे, उसके बाद से इसमें क्या हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कैसे ड्राफ्ट करेंगे, किनका रोल क्या रहेगा, इनके लिए अब बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन कौन हो गए? चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो भी चेयरमैन थे कौन ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो चेयरमैन थे कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उसके बाद से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन किस किस के चेयरमैन थे? द कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीड्यूर, और स्टीयरिंग कमेटी का जितने भी रूल का प्रोसीडिंग होगा, जितने भी स्टीयरिंग होगा, उस कमेटी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके क्या थे? चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और जवाहरलाल नेहरू किस चीज़ के चेयरमैन थे? तो यूनियन पावर कमेटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जो यूनियन पावर कमेटी का था और जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे, उनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। आप ऐसे याद कर सकते, जितने भी यूनियन होंगे उससे क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू,
और जितने भी कमेटी रूल ऑफ प्रोसिक्यूशन के होंगे, कमेटी स्टीयरिंग के होंगे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी आर अम्बेडकर जी को आप सभी लोग जानते हैं कि वो मेन थे। और जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन से भी जाना जाता है। तो आयरन का क्या काम होता है? स्ट्रॉन्ग बन के रहना। तो इनका जो भी काम था, एकदम जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ का वर्क होगा ना, उसमें अगर पूछ जाएगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग वर्क है उसका अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चेयरमैन कौन थे, जैसे कि प्रोविंशियल कमेटी का चेयरमैन, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का, ट्राइबल्स, इस समय स्ट्रॉन्ग चाहिए आदमी का, मैं कि मिला के चल सके, जितने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया उसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और जहाँ से यूनियन का शुरू होगा, यूनियन से इसे याद रख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? अपने पीएम थे, फर्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन से रिलेटेड था। जितना भी यूनियन वर्ड जहाँ जहाँ भी आएंगे कमेटी का, वो जवाहरलाल नेहरू जी, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बी आर अम्बेडकर जी, और जितना भी प्रोसीडिंग हो गया, जितना भी कोई भी चीज़ काम उम करने के लिए हुए वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक हो गया। और जो जितने भी में स्ट्रॉन्ग काम हो, जैसे कि अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग थे उनके लिए, जैसे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जितने भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पहले तो डिवाइड था ना, इंडिया को फ्रीडम होने के बाद भी ये क्या था, अंग्रेज लोग बोलते थे जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं या जितने भी ब्रिटिश के अंडर में स्टेट है वो सब भी अब डिवाइड हो गया, और जिनको मन है वो इंडिया में रहे, जिनको मन है अपने अकेले में रहे, हम लोग अपने फ्रीडम में यूज करें, और जिनको मन है वो पाकिस्तान में रहे, इसलिए सब डिवाइड है ना। तो इन लोग को एकत्र करने का काम कौन करते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो वही बोल रहा है कि प्रोविंशियल का कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी का हेड कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, ये भी फंडामेंटल राइट्स क्या है? अपने इंडिया का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इसको आप लोग ना चेंज कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स का कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और कमेटी ऑन द माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जितना भी माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल एरिया हैं, उस सब के लिए भी कमेटी के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। रिजल्ट्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस, टोटल सीट्स 296 ब्रिटिश इंडिया, मतलब जब तक ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था उस समय जब इलेक्शन किया गया था, असेंबली इलेक्शंस की, हाँ कौन कितने में रह रहे, कौन कैसे हो रहे हैं, तो उसमें टोटल कितने थे? 296। और कांग्रेस कितना जीता, कितने सीट पर जीते थे? 208 सीट पर। और मुस्लिम लीग जो कि जिन्ना के द्वारा संचालित किया जाता है, जो जिन्ना हेड थे, उसमें 73। और ऑर्डर, और जितने भी ऑर्डर पार्टी थे वो सब खड़ा हुए थे, उसमें से उनको 15 सीट्स मिला, मुस्लिम को 73 मिला, और कांग्रेस को 208 मिला। ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन हुआ था। और टोटल मेंबर कितने थे? 7, इंक्लूडिंग चेयरमैन। इन चेयरमैन को भी लेकर कितने टोटल मेंबर थे? 7। चेयरमैन कौन थे उसके? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, हम लोग पढ़ चुके हैं। मेंबर कौन कौन से थे उनके? तो एन गोपाली स्वामी अय्यर, अयंगर, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी जी, और मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा, और के पी कैटान। रिप्लेस लेटर, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि किन्हीं का मृत्यु, मतलब किन्हीं का डेथ हो गया, किन्हीं का तबीयत खराब हो गया, तो उनको रिप्लेस किया गया। कौन बाद में कौन रिप्लेस किया? तो माधव राव रिप्लेस किए किनको? तो बी एल मित्रा को। और टी टी कृष्णाचारी रिप्लेस किए डी पी कैटान को। अब एग्जाम विजन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बोले? द वन हु प्रेसिडाइज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग हुआ था, कब हुआ था मीटिंग? हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, फर्स्ट मेंबर मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। कब बनाया गया था, एडॉप्ट कब आया था? तो 1947 का अगस्त में, यह है ना। फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1929 अगस्त 1947 के, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी उस सबका क्या था? द वन हु प्रेसिडाइज, पहला मीटिंग जब हुआ था और उसको जो प्रेसिडाइज किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशंस, मतलब कि क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्या क्या होना चाहिए, उसका जो पहला प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, तो कब? 13 दिसंबर 1946 को। पहला मीटिंग तो हो जाता है अगस्त में, 29 अगस्त 1947 को। और वही बता रहे हैं कि पहला मीटिंग को
प्रेसिडाइज कौन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। और जवाहरलाल नेहरू है जो प्रपोज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कब? 13 दिसंबर 1946 को। इलेक्शंस टू बी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर हेल्ड, जो हम लोग देखें कि 208 कांग्रेस जो सीट जीते, वो पहला इलेक्शन कब हेल्ड किया गया था? तो जुलाई अगस्त 1946 को। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया वाज फॉर्म्ड, जब इलेक्शंस के बाद जो जुलाई से लेकर अगस्त 1946 जो इलेक्शन चला था, उसमें जो जीते, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, कब बनाया गया था? तो 2 दिसंबर 1946 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, बताया था मैंने, तो कब फोर्स में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को। और नवंबर 1949 को क्या हुआ था? पार्शियली इन फोर्स हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। और फोर्स में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को। टोटल मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल मेंबर कितने थे? 299, 389 बिफोर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, जब से मतलब 1947 का जैसे कि फ्रीडम मिल गया अपने इंडिया को, तो उसके बाद से पार्टीशन हो जाते हैं ना, एक पाकिस्तान में और एक अपने इंडिया रह जाता है। तो पाकिस्तान जब पार्टीशन से पहले कितने मेंबर थे टोटल? 389, और पार्टीशन के बाद में क्या हो जाते हैं? 299 मेंबर्स इंडिया के हो जाते हैं। मतलब जितने 389 से जो मेंबर्स है पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में चले गए, और जितना भी रिमेनिंग रह गए वो अपने इंडिया के साथ रह गए। तो वही बोल रहा है कि पार्टीशन से पहले टोटल मेंबर कितने थे? 389, और पार्टीशन के बाद टोटल मेंबर हो गए 299, 300 में एक कम। एग्जाम विजन से द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेर इलेक्टेड इन द रेशियो ऑफ द 1 प्रोपोर्शनेटेड पर मिलियन पर्सन, 1 मिलियन पर्सन पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया था। किसके लिए चुना गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन के लिए। मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन बियर, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसके मेंबर कौन कौन से थे? तो पैट्रिक लॉसेंस, स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन से? 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया, किसके द्वारा बोला गया था? तो गैवलिन ऑस्टिन, जो ग्रेविल ऑस्टिन थे, उन्होंने क्या बोला कि जो इंडिया का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो, वो क्या था? कांग्रेस था, और कांग्रेस ही इंडिया था। क्योंकि उस समय 2 पार्टी में डिवीजन हो गया था। कांग्रेस के सभी मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो कांग्रेस के मेंबर से जुड़े हुए थे। तो बाद में ना 2-3 तरफ के पार्टी का होता है, क्योंकि जिन्ना अपना मुस्लिम लीग बनाते हैं और उसके बाद से बोलते हैं कि हाँ ठीक है मुझे अपना पाकिस्तान चाहिए। और कांग्रेस जितने भी थे वो तो पहले उनका मकसद था ना कि पहले अपने इंडिया भारत, अपने प्यारा भारत को आज़ाद किया जाए, अंग्रेजों से हाथ से निकाला जाए। इसलिए ये सब देखते हैं कि क्या कांग्रेस का ही मेन ये हो रहा है, सभी ग्रुप मेन ही कांग्रेस से। तो इसलिए इन्होंने बोला था क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था? कांग्रेस ही था, और कांग्रेस ही इंडिया था। द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फॉर्म्ड, कब बनाया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। चेयरमैन ऑफ द एडहॉक फ्लैग कमिटी वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एडहॉक फ्लैग कमिटी का चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर एंड गवर्नर जनरल वायसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब पहला कौन बने थे? गवर्नर जनरल या गवर्नर या वायसरॉय। उसके बाद से लास्ट में कौन बने थे? गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसरॉय, किसके? इंडिया का। पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये कौन थे? ये गवर्नर ऑफ द बंगाल। जब ब्रिटिश इंडिया 1600 से इंडिया में अपना आगना शुरू किया, तब से जब उन्होंने जब देखा कि हाँ अब अपना पैर फैलाने का उनका मिल गया, तो वही बोला जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? पहले गवर्नर बन के आए थे, किसका? बंगाल का। कब से कब तक रहे थे? तो 1757 से 60 तक और 1765 से 67 तक। तो बोला जाएगा फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, किसका? बंगाल का। वारेन हेस्टिंग, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर बोला जाए तो वारेन हेस्टिंग क्या हो गए? एक तरह से गवर्नर ऑफ बंगाल कब तक रहे थे वो? तो 1772 से 1774 तक, 2 साल तक। और गवर्नर ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का बनते तो 1774 से 1785 तक। तो ये क्या हो गया? वारेन हेस्टिंग क्या हो गया? तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर बोला जाएगा यही कि फर्स्ट
गवर्नर ऑफ बंगाल का कौन होंगे, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। और वही बोला जाएगा कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होंगे, तो वारन हेस्टिंग होंगे। और वारन हेस्टिंग ही फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल होंगे, मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। यानी क्या समझे हम लोग कि रॉबर्ट क्लाइव है जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हुए, और वारन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यही वारन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर के साथ साथ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। वो कब इलेक्ट हुए थे, तो 1774 से 1785 तक। अब लॉ तो बोलना ही नहीं चाहिए इन लोग को। विलियम बेंटिक का आते हैं, तो 1828 से 1835 गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब तक रहे थे, तो 1828 से 1835 तक। अगर यही बोला जाएगा कि फर्स्ट कौन बना था अपना, तो वारन हेस्टिंग बने थे, और लास्ट कौन होंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा, मतलब ये सब क्या था, गवर्नर जनरल बंगाल के बने जा रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव हो गए, वारन हेस्टिंग हो गए, ये सब बंगाल के हो रहे थे। और विलियम बेंटिक लास्ट बनते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद से क्या होता है कि चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट में ही पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब वो बंगाल से हटाकर, क्योंकि चार्टर एक्ट के बाद ही इंडिया का नाम दे दिया गया था, मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पूरे भारत का। कौन से चार्टर एक्ट में, तो 1833 में। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होंगे, विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कौन होंगे, वारन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर कौन होगा बंगाल का, तो वारन हेस्टिंग। और फर्स्ट गवर्नर कौन होगा बंगाल का, तो रॉबर्ट क्लाइव। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होंगे, तो विलियम बेंटिक। उसके बाद से आते हैं लॉर्ड कैनिन। 1856 से 1858 तक, मतलब 1856 से 1858 तक गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। मतलब कैनिन को क्या हुआ, कैनिन बनाए गए पहले, मतलब वायसराय ऑफ इंडिया। क्योंकि वायसराय कब से नाम हुआ, जब क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन था, अपने हाथ में इंडिया का कंट्रोल ले लिए थी, तब से ही वायसराय के नाम से बनाया गया। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, गवर्नर था, गवर्नर जनरल सब इंडिया के नाम से आ रहे थे। तो इस नाम को चेंज करने के लिए जो गवर्नर थे, जो कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे थे, और जो वायसराय हुए वो ब्रिटिश कंट्रोल के अपने हाथ में आ गया। ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में इंडिया हाथ में आ गया। ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल कर रही थी अब इंडिया का। तब उन्होंने फर्स्ट वायसराय ऑफ द इंडिया कौन था, तक कैनिन था। और यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होंगे। तो फर्स्ट कब चुने हुए थे वो, तो 1858 से 1862 तक। और गवर्नर जनरल के पद पर, मतलब पोस्ट पर कब से कब तक थे, तो 1856 से 1858 तक। और इन्हीं के कैनिन के ही टाइम काल में, कैनिन के ही पीरियड में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसको हम लोग सिपर इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब माउंटबेटन के बारे में। माउंटबेटन क्या थे, तो ये लास्ट वायसराय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया। बोला जाएगा माउंटबेटन क्या होते हैं, तो फरवरी 1947 से जून 1948 तक इन्हीं के अध्यक्षता में क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट आया था। और यही लास्ट वायसराय थे किसका, ब्रिटिश राज के इंडिया का। और फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का ब्रिटिश, और कोई बोलेगा फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंस इंडिया का, तो माउंटबेटन। और लास्ट वायसराय कौन, तो माउंटबेटन। अभी अगर मान लो कि यहाँ पे वही क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ चलो इसको बाद में बताते हैं, पर ये समझो। श्री राजगोपालाचारी ये क्या थे, तो जून 1948 से जनवरी 1950 तक फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। जो अपने इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके इंडिपेंडेंस आज़ाद इंडिया का पहला गवर्नर और द लास्ट गवर्नर जनरल भी इंडियन। कौन, ये इंडियन थे। श्री राजगोपालाचारी वो इंडियन थे, फर्स्ट एंड लास्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिपेंडेंस इंडिया का अगर बोला जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो हम लोग बोलेंगे माउंटबेटन। और वही बोला जाएगा कि इंडियन गवर्नर जनरल कौन बना था, तो श्री राजगोपालाचारी। और लास्ट में भी श्री राजगोपालाचारी। अब ये क्यों, क्योंकि
1940 जनवरी है ना, जून 1948 से जनवरी 1950 तक, क्योंकि 26 जनवरी से 1950 से अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, जिसके कारण गवर्नर जनरल पद को हटा दिया जाता है और प्रधानमंत्री पीएम और अपने जो भी स्टेट से उनका सीएम हो जाते हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिए जाते हैं इसी कारण। ठीक है, तो वही वो मान लो क्वेश्चन बोला जाएगा कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के गवर्नर जनरल कौन, तो माउंटबेटन, और इंडियन गवर्नर जनरल कौन, तो सी राजगोपालचारी। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 में। टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट सेशन किए थे। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन चुने जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए वैसे तो सर BN राव जी। और टेकन टाइम, टोटल कितना टाइम लिया गया था, तो 2 years 11 months and 18 days। टोटल अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल टाइम कितना लिया था, तो 2 years 11 months and 18 days। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, डिबेट ऑन ड्राफ्ट कब हुआ था, कितने दिन लगे थे, जो भी ड्राफ्ट को में डिबेट हुआ था कितने टोटल दिन में, तो 114 दिन 114 days। टोटल एक्सपेंडिचर्स, टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ था बनाने में, तो 63,96,729 रुपीज़। 63,96,729 रुपीज़। टोटल मीटिंग कितने हुए थे, 3 times मीटिंग हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1946। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स में कब आया था अपने इंडिया में, तो 26 जनवरी 1950 में। इंटरिम गवर्नमेंट जो चुने गए थे 26 अक्टूबर 1966 में, उसके मिनिस्टर कौन थे और मिनिस्ट्री क्या क्या मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस था। वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था, होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। सी राजगोपालचारी को क्या मिला था, तो एजुकेशन मिनिस्टर। यही सी राजगोपालचारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस का इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं। लियाकत अली को क्या मिला था, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे, तो लॉ मिनिस्टर थे। अब्दुल राज निस्टर क्या थे, तो पोस्ट एंड एयर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर CB बाबा क्या थे, होम एंड माइंस एंड पावर। बलदेव सिंह डिफेंस के, और आई चुंडरीगढ़ कॉमर्स के। इस समय से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं आपके, कि ये पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कमीशन, मतलब इतना अब आजकल बहुत कम आते हैं, पहले आते थे। बाकी इसको आप लोग एक नज़र देख के जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। हाँ, बाकी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टेम्पोररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। टोटल टाइम कितना लिया गया था, 2 years 11 months and 18 days। और टोटल रुपया कितने खर्च हुए थे, ये तो नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। 63,96,723। टोटल कितने मीटिंग हुए थे, तो 3 मीटिंग हुए थे। एडॉप्ट कब किया गया था, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950 में। अब हम लोग पढ़ते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जो अपने इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उनके सोर्स क्या है, कहाँ से क्या क्या लिया गया था उसके बारे में। अब मेजर partition or the major portions of the Indian Constitution is borrowed from the Government of India Act 1935 and constitutions of the many other countries of the world। जो अपना संविधान है ना, बहुत प्यारा संविधान है। अपने संविधान के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से प्यारा लवली संविधान किसी का भी कंट्री का नहीं है। इतना प्यारा संविधान है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है, पूरे देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सबको हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसमें हम लोग देखा कि अपने इंडिया के लोगों पर, जो अपने कंट्री के निवासी हैं, उन पे क्या क्या अडॉप्ट किया जा सकते हैं, क्या सुविधा मिल सकता है, उन पे अगर ये है तो उन लोगों के क्या प्रॉब्लम फेस किया जाता है, उनका सोल्यूशन लेकर ही हम लोग ऑल ओवर इंडिया के लोगों को मद्देनजर देखकर ही हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अपना लॉ बनाए। इसलिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस लेंदी और वेल्दी तो है, बट सबसे बड़ी बात क्या है, ये लवली भी है। बहुत प्यारा कानून है अपना। अपने जैसे कानून पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। वही बता रहे हैं कि हम लोग जो कानून क्या है, सोर्स क्या हुआ और कहाँ से अडॉप्ट किए थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेजर पोर्शंस है जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोरो लिया गया था किसे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उससे ही बोरो किया गया था, ठीक है, क्योंकि उसके एडाप्टेशन हो गए थे अपने इंडियन को, और एक बार डायरेक्ट चेंज कर दिया जाता तो क्या होता कि लोगों को एडॉप्ट करने में फिर टाइम लगता और हम लोग बहुत पीछे हो जाते। इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट थे और जो सुविधाजनक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स या आर्टिकल्स थे, वो सब क्या किया था, इंडियन एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मेजर पोर्शन को अडॉप्ट किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी पूरे विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनसे लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रीएम्बल, जुडिशरी रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स और प्रोसीड्यूर्स ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, appointment of the governors by the centers, advisory jurisdictions of the Supreme Court, residuary powers to be vested in the center। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि ऑलरेडी ब्रिटेन हम लोग यूज करते हैं, ये भी 1935 से है। रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप्स, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और प्रीरोगेटिव राइट्स। आयरलैंड से क्या लिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं, मेथड ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स, नॉमिनेशंस ऑफ द सम मेंबर्स इन द राज्यसभा। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, द प्रोसीड्यूर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जापान से क्या लिया गया है, द प्रोसीड्यूर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। रशिया से क्या लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ द जस्टिस इन द प्रीएम्बल, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कॉन्करेंट लिस्ट। अब आपको याद करने के हम बताते हैं कैसे होगा। यूनाइटेड नेशन, यानी कि सबसे अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से कंट्री है, तो यूनाइटेड नेशन है, अमेरिका है सबसे। तो जितने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो सब यूनाइटेड नेशन से लिए। जैसे कि प्रीएम्बल को अपना हटा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, वो सब भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको हटाने के लिए क्या 2/3 ऑफ ये चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट सिटिंग, और उसके बाद से 50% ऑफ द लोकल, 50% ऑफ द टोटल सीट्स का। तो उसको हटाने के लिए ये सब क्या चाहिए हम लोग को, वोटिंग। तो इसलिए बोला जितने भी स्ट्रॉन्ग है यूनाइटेड नेशन अमेरिका क्या है, पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं वो सब किसके द्वारा लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट से। तो याद हो जाएगा, प्रीएम्बल किससे, तो स्ट्रॉन्ग है, तो यूनाइटेड नेशन से यानी अमेरिका से लिया है। जुडिशरी रिव्यू, अब जुडिशरी रिव्यू में भी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है इंडिया का, तो भी किससे लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया था। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट अपना इंडिपेंडेंस से वर्क करता है, हाई कोर्ट अपना इंडिपेंडेंस से वर्क कर रहा है, तो इस सब का भी क्या ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, तो ये भी अमेरिका से लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ये भी क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो अमेरिका से लिया गया था। ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी क्या है, अमेरिका से लिया गया था, ये सभी स्ट्रॉन्ग है। प्रोसीड्यूर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आप ऐसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट नहीं कर सकते, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने भी मेंबर पहले 14 डेज उसको प्ले किया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद से बिल पास किया जाता है कि हाँ कौन से लोकसभा में या राज्यसभा में कभी भी इम्पीचमेंट का फिर 14 डेज प्रायर नोटिस भी आ जाता है। उसके बाद से फिर रिव्यू होगा, रिव्यू कमेटी गठन किया जाएगा, फिर रिव्यू किया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से ये होगा, उसके बाद से जाकर इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट। यानी कितना लंबा प्रोसीजर, यानी स्ट्रॉन्ग है ये पार्ट। इसलिए स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में क्या अमेरिका से, तो प्रीएम्बल, जुडिशरी रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस और प्रोसीड्यूर का इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का। कनाडा क्या है, अमेरिका का एक तरह से देखा जाए ना तो अभी भी पार्ट ही माना जाता है, मतलब जो अमेरिका बोलता है कनाडा वही करता है, जो वो एक तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका पर। तो वही फेडरल सिस्टम ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग का सेंट्रल का स्ट्रॉन्ग ना फेडरल सिस्टम। तो एडॉप्टेशन ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट होंगे गवर्नर का सेंटर के द्वारा। एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी देगा वही। रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ द वेस्टेड इन द सेंटर। आइलैंड से क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नॉमिनेटेड ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा और मेन का और
फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोग समझ रहे हैं कि ब्रिटेन ही अपने इंडिया पर रूल कर रहे थे, तो वही 1935 में ब्रिटेन में क्या क्या, तो ब्रिटेन से जो होता है वही रूल कर रहे थे। तो इसे याद रख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ब्रिटेन रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लाए थे, जिसके कारण क्या बोलते हैं, तो ब्रिटेन से। रूल ऑफ द लॉ, उन्हीं का रूल से हम लोग, उन्हीं का लॉ का हम लोग रूल कर रहे थे, तो रूल ऑफ द लॉ। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम फर्स्ट बार वही इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, तो कैबिनेट सिस्टम। सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन से वहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप है, अपने इंडिया में भी सिंगल सिटीजन। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, वहाँ भी हाई कोर्ट, मतलब लोअर हाउस और हाई हाउस है, इसलिए भी। लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर्स, इन्हीं से हम लोग जो इन्होंने लॉ मेकिंग किया कि हाँ आज ये लॉ बदल देते थे, दूसरे कुछ और लॉ डाल देते थे, जिसके कारण लॉ में। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और प्रोसिक्यूटिव राइट्स। साउथ अफ्रीका से तो प्रोसीड्यूर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया था, जिसके कारण भी आप लोग यहाँ याद रख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीड्यूर्स कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा का भी साउथ अफ्रीका। जापान से, जापान लोग क्या होते हैं कि लॉ का एकदम मानने वाले, पंक्चुअल होते हैं, वो टाइमली के पंक्चुअल होते हैं। तो प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीड्यूर होगा वह किससे द्वारा लिया गया था, तो जापान से, क्योंकि जापान के लोग पंक्चुअल होते हैं और लॉ के बहुत प्रेमी होते हैं, मतलब वो एक्चुअल काम करते थे, इसलिए प्रोसीड्यूर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो भी काम किया जाएगा, जो भी प्रोसीड्यूर किया जाएगा, वो किससे, तो हाँ जापान से। रसिया से, रसिया एक स्ट्रॉन्ग है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे पुनीत, रशिया के भी प्रेसिडेंट पुनीत जी हैं, तो क्या एकदम अपनी कंट्री को लेकर एकदम आगे, एकदम तत्पर रहते हैं कि हाँ रशिया से आगे कुछ नहीं, तो वही फंडामेंटल ड्यूटीज कि हाँ अपना कर्तव्य निभाना। तो रशिया से। आइडियल ऑफ द जस्टिस एंड इन प्रियम्बल, जो भी जस्टिस का आइडिया है प्रियम्बल में अपने, जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो भी रशिया से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का एक पीछे यहाँ पर आप देखिएगा, साउथ की, सॉरी नॉर्थ साउथ की ओर, कोना में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की ओर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो एक अकेला ही रहता है, तो बेचारा सोचता है कि हम कभी अमेरिका के साथ में रह जाएँ, कभी जापान के साथ में रह जाए, ये मतलब ये सोचता ही रहता है कि हम किसी और के साथ ज्वाइनिंग में ही रहे, क्योंकि नीचे सबसे अकेले में है। तो इसी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस, लोक ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग जो होता है, वो किससे लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल में लैंग्वेज लिखा गया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये भी दोनों ज्वाइन हो गए, तो वही कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, ज्वाइंट सिटिंग भी ऑस्ट्रेलिया से। एग्जाम विजन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछ जाता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का सुप्रीम कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ना कोई पीएम है, ना कोई प्रेसिडेंट है, कौन है अपने इंडिया का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का सुप्रीम, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम, जो भी इमरजेंसी का प्रोविजंस है वो किसके द्वारा लिया गया था, तो वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी। अब देखिए इसको भी याद करने का, जो भी जर्मनी से जो इमरजेंसी लिया गया था, कैसे, क्योंकि जर्मनी जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, जब जर्मनी सभी पर भारी पड़ रहा था, तो जब भी देखो किसी पर अटैक कर दिया, तो उस देश में इमरजेंसी लागू हो जाता है, कि सायरन बजना शुरू हो गया था, वाई कि हाँ जर्मनी ने अटैक कर दिया। जैसे कि अभी यूक्रेन में हो रहा है, रशिया ने अटैक कर दिया, तो यूक्रेन में पूरा सायरन बजना शुरू कर देता है। जैसे इजराइल है, इजराइल ने पैलेस्टीन पर अटैक किया था, वहाँ पे इमरजेंसी का सायरन बजने लगता है कि हाँ अटैक हो रहा है, आप लोग संभल करो। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था कि जर्मनी ने सभी देश पर, जितने भी एलाइड और जितने भी अलायंस ग्रुप थे, जितने भी कंट्री थे, उस पर अटैक किया था, तो वहाँ पर सब लोग इमरजेंसी में रहने लगे थे। इसी कारण ऐसे याद रखिएगा कि इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया गया था, तो जर्मनी से। तो प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से, तो जर्मनी से। The provisions that has been made for the governor to reserve the bill for the considerations of the president, किसके द्वारा, the constitution of the Canada से। The world first written constitution किसका था, तो USA का था। प्रियम्बल, अब प्रियम्बल के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किस द्वारा अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्टेशन क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पढ़े थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, जो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रियम्बल पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाय।